हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 15 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में केजोंग यांगुओ से पूछ रहा होता है, मुझे इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मुझे अपने होम टाउन जाना होगा, क्या तुम असिस्टेंट के तौर पे मेरे साथ चलोगी? यांगुओ यहाँ पर शॉक हो जाती है और केजोंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ के फादर यूफिंग के ऑफिस पहुंचे होते हैं। यहाँ पर वो यूफिंग को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि उसको अपने ऑफिस में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए एज एन एस्ट्रोलॉजर। वो यूफिंग को बताते हैं, तुम जिससे प्यार करते हो उसकी कोई चीज़ तुम इस रूम में रखो जिससे उसकी पॉजिटिविटी तुम्हारे रूम में बनी रहे। थोड़ी देर बाद यूफिंग के जितने भी कोलीग्स होते हैं वो भी अपने बारे में यांगुओ के फादर से पूछना शुरू कर देते हैं। वहीं हमें दिखाते हैं कि यूफिंग के ऑफिस में एक आदमी पहुंचा होता है। आदमी यूफिंग को एक रिपोर्ट दिखाते हुए बोलता है, इस रिपोर्ट में बहुत सारी सस्पिशियस बातें हैं, किसी ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। जब यूफिंग रिपोर्ट को देखता है और बहुत अच्छे से नोटिस करता है तब उसे पता लगता है कि जो उस आदमी को धोखा दे रहा है वो और कोई नहीं बल्कि यांगुओ के फादर ही हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ के फादर यांगुओ को लेकर एक अपार्टमेंट दिखाने पहुंचे होते हैं और केजोंग भी उनके साथ होता है। एक्चुअली यहाँ पर यांगुओ के फादर यांगुओ और यांदुओ के लिए एक न्यू अपार्टमेंट लेना चाहते थे। यांगुओ को जब वो अपार्टमेंट पसंद नहीं आता है जो वो देखने आए होते हैं तो केजोंग उनके फादर को सजेस्ट करता है, क्यों ना आप अपना पुराना घर ही खरीदें जो कि मेरी फ्रेंड ने खरीद रखा है, अगर आपने बोलेंगे तो मैं जाके उससे बात करूँगा। अब ये सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं, उतनी देर में यांगुओ के फादर के पास किसी क्लाइंट का कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यांगुओ के पास भी यूफिंग का कॉल आता है और वो उससे मिलने चली जाती है। यूफिंग यहाँ पर यांगुओ को सजेस्ट करता है कि अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यांगुओ भी यूफिंग की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनती है और उसे समझने की कोशिश करती है। यूफिंग यांगुओ को बताते हुए बोलता है कि उसके फादर एक कॉन आर्टिस्ट है। इतना सुनते ही यांगुओ को बिलीव नहीं होता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो यूफिंग उसे प्रूफ के तौर पे दिखाने के लिए एक जगह पे लेके जाता है। यांगुओ और यूफिंग जब वहां पहुंचते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि यांगुओ के फादर किसी क्लाइंट के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर यांगुओ के फादर उस क्लाइंट को बहुत अजीब अजीब सी डिमांड दे रहे होते हैं। बोलते हैं, मेरे मंत्र कभी भी खाली नहीं जाते, इवन जो बराक ओबामा है वो भी मेरे मंत्रों को फॉलो करते हैं। और वहाँ पर उस क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए बराक ओबामा की फ़ोटो भी दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग नोटिस करते हैं कि वो यांगुओ के फादर के वर्ड्स पे आ गई होती है और बहुत सारे पैसे निकाल के यांगुओ के फादर को पकड़ा देती है। ये सब देखकर यांगुओ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तो यूफिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यांगुओ यहाँ पर यूफिंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मुझे मेरे फादर पे पूरा भरोसा है, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। तो क्लाइंट है, क्या तुम उससे थोड़ा वक्त और मांग सकते हो ताकि मैं इस बारे में अपने फादर से कंफर्म कर सकूं। यांगुओ जब अपनी आंखों देखी पे भी विश्वास नहीं कर रही होती है तो यूफिंग उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे फादर सच में कॉन आर्टिस्ट है और मेरे पास उनके खिलाफ बहुत सारे प्रूफ भी हैं। यांगुओ यहाँ पर कन्विंस करते हुए उसको बोलती है, मुझे पता है तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ उस क्लाइंट से थोड़ा वक्त मांग लो ना। तो यूफिंग उसे बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे फादर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर चुका हूँ। यांगुओ जब यूफिंग के मुंह से ये वर्ड सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो यूफिंग की कार से उतर जाती है और पीछे से यूफिंग भी यांगुओ को समझाते ही रह जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ इस सब बातों के बारे में अपने फादर से क्लैरिफिकेशन ले रही होती है, बल्कि उसके फादर को इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बोलते हैं, ये मेरी जॉब है। यांगुओ अपने फादर को समझाते हुए बोलती है, ये आपकी जॉब नहीं है, आप बल्कि किसी को लूटने की कोशिश कर रहे हो। यांगुओ के फादर फिर भी उसकी बात कोई समझने की कोशिश नहीं करते हैं।
अगले सीन में हमें दिखाते हैं इन सारी बातों से अनजान यान दुओ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रही होती है। वो केजोंग के साथ अपना रिलेशन आगे करना चाहती थी। स्टैचू ने जो कपड़े पहने होते हैं उसको देखकर वो अपने आप को और केजोंग को अज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। यान दुओ के फादर उसी क्लाइंट से मिलने पहुंचे होते हैं जिसने उनके खिलाफ कंप्लेन की होती है। वो इंसान यान दुओ के फादर को उनको चूना लगाने के लिए बहुत भला बुरा सुना रहा होता है, जिसको पीछे खड़ी हुई यान दुओ भी सुन लेती है और उसे सारी बातें समझ में आ जाती हैं। घर पे आकर यान दुओ और यांगू अपने फादर को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कि आज से पहले उन्होंने जो भी किया वो उस काम को छोड़कर अच्छे काम करना शुरू कर दें। यान दुओ और यांगू जब अपने फादर से पूछने की कोशिश करती हैं कि ऐसे कितने लोगों को उन्होंने चूना लगाया है, तो वो बहुत सारा पैसा बताते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाती हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगू यूफिंग के पास दोबारा पहुंची होती है। यहाँ पर यूफिंग समझ तो जाता ही है कि यांगू जरूर से अपने फादर के लिए ही बात करने आई होगी। वो यूफिंग को कन्विंस करने के लिए उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर पहुंची होती है। यूफिंग यहाँ पर यांगू से सीधा सीधा बोल देता है कि तुम्हें जो भी काम है वो डायरेक्टली मुझे बोल सकती हो, इतना फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं थी। यांगू यहाँ पर यूफिंग से बोलती है कि क्या तुम उस क्लाइंट से दोबारा कुछ समय ले सकती हो ताकि मैं अपने लिए पैसा इंतज़ाम कर सकूं और मैं उस क्लाइंट को वापस कर सकूं। यूफिंग पहले तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और यांगू को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा होता है। यूफिंग को पता होता है कि यांगुओ के फादर ने सिर्फ एक बंदे के साथ चीट नहीं किया होता है, उन्होंने बहुत बंदों को चीट किया होता है और ये पैसा लौटाना यांगुओ के लिए आसान नहीं होगा। वो यांगुओ को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पापा ने जो किया है उसको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। यूफिंग की यांगू कोई भी बात नहीं सुन रही होती। यहाँ पर यूफिंग सोचता है अपने मन में कि अगर मैंने इसे एक बार अलाउ कर दिया तो ये फिर से बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू कर देगी और बहुत अपने आप को कष्ट में डाल देगी। वो फिर से लास्ट टाइम कोशिश करता है कि वो यांगू को कन्विंस कर सके कि वो इतना पैसा लौटाने के लिए रेडी नहीं है और वो ना कर पाएगी। यांगू यूफिंग से उसकी हेल्प करने के लिए लास्ट बार पूछती है और यूफिंग अपने मन में सोचता है मैं तुम्हारी हेल्प अगर कर दूंगा तो तुम फिर से अपने आप को कष्ट में ले आओगी जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, और वो यहाँ पर रूडली उसे मना कर देता है। यांगू जाते जाते यूफिंग को बोलती जाती है तुम मेरी लास्ट उम्मीद थी और तुमसे मेरे को ये भरोसा नहीं था कि तुम भी मुझे डिच कर दोगे। यांगू जब लौट कर जा रही होती है तो उससे यूफिंग का अपने प्रति केयर याद आ रहा होता है, कैसे उसने यांगू को हेल्प की थी स्टार्टिंग में। तब उसे पता चला था कि तोतो ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। अगले पल उसने उसका मूड सही करने के लिए उसकी मैजिक बॉल ढूंढने भी गया था। उसे ये भी याद आता है कि कैसे उसके फादर को बचाने के लिए उसकी रिक्वेस्ट पे उसने यांगुओ को रोका भी था और वो उसकी चोट देखकर कितनी ज़्यादा केयर कर रहा था। ये सब बातें याद आकर यांगुओ बोलती है ये सब एक भ्रम था। उसी पल यांगुओ का स्कूटर एक पत्थर से जाके टकरा जाता है और यांगुओ का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगू जैसे ही अपने ऑफिस पहुंची होती है केजोंग सामने खड़ा होता है और यांगू को बताने की कोशिश करता है कि उसके फादर के खिलाफ कंप्लेन कर दिया है किसी और क्लाइंट ने भी। यांगू और केजोंग भागते भागते अपने फादर को बचाने के लिए यूफिंग के ऑफिस पहुंचे होते हैं। यहाँ पर यांगू को पता चलता है कि 30 मिलियन का आरोप फिर से उसके फादर के ऊपर लग गया है कि उन्होंने किसी को कॉन ट्रिक करके उससे 30 मिलियन लिए हैं। यांगू उस क्लाइंट से थोड़ा वक्त मांगते हुए बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है और वो यांगू की तरफ देखने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, थोड़े पैसे मेरे पास भी है। तो यांगू यहाँ पर बोल देती है अपने बॉस से कि मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ, अगर आप इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप बॉस कर सकते हैं।
यांगदुओ को अपने ही फादर के खिलाफ यांगुओ जब ऐसे बोलते हुए सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर यू फिंग सोचता है कि क्या मैं यांगुओ की हेल्प कर सकता हूँ। यू फिंग जैसे ही बोलने वाला होता है कि 30 मिलियन का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, उससे पहले ही केजोंग बोल देता है कि सारा पैसा मैं जमा कर दूंगा। अगले पल हमें दिखाते हैं कि जोंग हाफ पैसे का इंतज़ाम कर चुका होता है और वो यांगुओ को दे देता है। यहाँ पर यांगुओ उसे बोलती है जैसे ही पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारा पैसा लौटाने की कोशिश करूँगी। केजोंग उससे सांत्वना देते हुए बोलता है क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे, क्या मैंने डिमांड की कि तुम्हें इस तारीख तक तुम्हें पैसे लौटाने होंगे मुझे। केजोंग का ये नेचर देखकर यांगुओ को बहुत अच्छा लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यू फिंग ने भी कुछ वक्त मांग लिया होता है उस क्लाइंट से। यांगुओ यहाँ पर पैसे लेके पहुँचती है और क्लाइंट से बोलती है मैं आगे के पैसे भी बहुत जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगी। अगले पल हमें दिखाते हैं तो यांगुओ के पास पहुँची होती है और उसे बता रही होती है कि उसे केजोंग को कैसे कन्विंस करना होगा। तो यहाँ पर यांगुओ को बता रही होती है कि कैसे उसने भी अपने बॉयफ्रेंड को कन्विंस किया था और उसे ट्रिक किया था उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो यांगुओ को बहुत सारी अपनी ड्रेस भी दिखाती है और बताती है कि ये ड्रेस पहनकर उसे कैसे एक्ट करना होगा केजोंग के सामने। यांगुओ यहाँ पर तोतो की हर बात को बहुत ध्यान से सुन रही होती है और थोड़ी देर बाद अपने आप को केजोंग के सामने इमेजिन करना शुरू कर देती है कि उसने तोतो की ड्रेस डाल रखी है और केजोंग उसे कैसे बुला रहा है अपने पास। यांगुओ ये भी सोच रही होती है कि वो ये ड्रेस डालकर कैसी लगेगी और कैसे वो केजोंग को सिड्यूस करने की कोशिश करेगी। इतना सोचते सोचते वो मुस्कुराते मुस्कुराते सोने की कोशिश करती है। अगले ही पल हमें दिखाते हैं यांगुओ के पास यू फिंग की कॉल्स आ रही होती है। यांगुओ जब स्क्रीन पर यू फिंग का नाम देखती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ़ोन की बैटरी निकाल कर रख देती है साइड में। उस तरफ हमें दिखाते हैं यू फिंग यांगुओ से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यांदुओ केजोंग के पास पहुंची होती है उसके फादर की हेल्प करने के लिए, उसको थैंक करने के लिए। वो यहाँ पर केजोंग को थैंक्स करते हुए अपने बचपन के कुछ मोमेंट्स याद करते हुए रोना शुरू कर देती है। उसको संभालते हुए केजोंग अपना रुमाल निकालकर यांदुओ को देता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ और केजोंग उसके होम टाउन पहुँचे होते हैं। यहाँ पर यांगुओ हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। जब केजोंग की मॉम यांगुओ को केजोंग के साथ देखती हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। केजोंग यांगुओ को अपनी मॉम को उसके असिस्टेंट के तौर पे मिलवाते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं कि यू फिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उसकी बहुत दिनों से यांगुओ से बात नहीं हुई होती है। यांगुओ के फादर ने यू फिंग को सजेस्ट किया होता है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसकी चीज़ तुम अपने ऑफिस में रखना शुरू कर दो। यहाँ पर यांगुओ के टॉफ़ी के पैकेट्स यू फिंग ने अपने ऑफिस में रखे होते हैं। यू फिंग भी उन टॉफ़ी के पैकेट्स देख कर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं अदे यांदुओ के पास पहुँचा होता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है। अदे यांगुओ से बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब मैं यांगुओ के साथ रिलेशनशिप में था तब मैंने उसकी कदर नहीं जानी। यांगुओ के साथ रिलेशनशिप में था अदे, वो इतना बोलते ही यांगुओ उसका मुंह पकड़ लेती है और वो उसे लेकर बाहर चली जाती है। यांगुओ को बाहर जाते देख यू फिंग भी देख लेता है। दूसरे पल में हमें दिखाते हैं अदे यहाँ पर यांगुओ से माफ़ी मांग रहा होता है जो भी उसने यांगुओ के साथ किया होता है। यांगुओ उसे बोलती है जब यांगुओ तेरे साथ रिलेशनशिप में थी तब तो तूने उसकी कदर की नहीं। तब अदे अपने घुटनों पे जाकर यांगुओ से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं ये सब पीछे से यू फिंग भी सुन रहा होता है और जब यांगुओ को पता चलता है कि पीछे यू फिंग खड़ा हुआ है तो वो वहाँ पर शॉक हो जाती है।
इसी मोड पे हमारे इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।